उद्यमिता के अध्याय 4 में हम साहसिक सुअवसरों की पहचान एवं व्यवहार्यता अध्ययन करने जा रहे हैं। इस पूरे अध्याय को पढ़ने के बाद हम यह जान पाएंगे कि उत्पाद या सेवा का चुनाव करते समय उद्यमी किन बातों को ध्यान में रखता है, साहसिक अवसरबोध का अर्थ क्या है एवं उसके क्या चरण हैं, नए उद्यम की शुरुआत कैसे होती है विभिन्न चरणों में, तथा व्यवहार्यता अध्ययन हम जानेंगे। साहसी सुअवसरों का बोध होने के बाद वातावरण से वह सूचनाएं एवं जानकारियां एकत्रित करके उसका विश्लेषण करने के उपरांत जब व्यवसाय या सेवा का चुनाव करता है तो कुछ बातों को ध्यान में रखता है, जैसे बाजार का निर्धारण, व्यवहारिकता, उत्पादन लागत, प्रतियोगिता, कच्चे माल की उपलब्धता, विभिन्न तकनीकी पहलू एवं लाभ की संभावना। सबसे पहले हम लेते हैं बाजार का निर्धारण। उत्पाद का चुनाव करने के पहले बाजार का निर्धारण कर लेना आवश्यक होता है कि बाजार स्थानीय है, राष्ट्रीय है या अंतर्राष्ट्रीय है, उत्पाद पहले से मौजूद है या फिर पुरानी की तुलना में नए उत्पाद देने की कोशिश की जा रही है। वस्तु को उपलब्ध कराने से पहले बाजार का सर्वेक्षण कर लेना अति आवश्यक है। इससे वस्तु की मांग, पूर्ति, इसकी लागत, मूल्य प्रतियोगिता, नए परिवर्तन की संभावना, वस्तु के प्रति बाजार की संवेदनशीलता, विज्ञापन एवं प्रचार का बाजार पर प्रभाव आदि बातों को जान पाता है उद्यमी। दूसरा है व्यवहारिकता। साहसी जिस उत्पाद के बारे में सोच रहा है उसका वास्तविक जीवन में उपयोगिता पर उसे विचार कर लेना चाहिए। अगर नया परिवर्तित रूप लाने की वह सोच रहा है तो उसे देख लेना चाहिए कि इस रूप की व्यवहारिकता वर्तमान समय में कितनी है। तीसरा, उत्पादन लागत। उत्पादन लागत कंज्यूमर के जेब के अनुकूल होनी चाहिए। उपभोक्ता को आकर्षित करने में वस्तु की कीमत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चौथा है कंपटीशन। आज के प्रतिस्पर्धा वाले युग में साहसी चारों दिशाओं से प्रतिस्पर्धा से घिरा हुआ है। ऐसी स्थिति में उसे ऐसे उत्पाद का चुनाव करना होगा जो बाकी प्रतियोगियों की तुलना में बेहतर हो, उसकी किस्म के साथ साथ उसका दाम भी कंज्यूमर के रिच में हो, कम दाम हो। पांचवा है कच्चे माल की पर्याप्त एवं सतत उपलब्धता। साहसी को यह देख लेना चाहिए कि उसके उत्पाद के लिए पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल निर्बाध रूप से मिल रहा है कि नहीं। छठा है तकनीकी पहलू। साहसी को यह देख लेना चाहिए कि उसके उत्पाद के लिए किस मशीन की, यंत्र की, उपकरण की एवं तकनीक आदि की आवश्यकता होगी, या कितने में और कहां से उपलब्ध होगा। इसे चलाने के लिए किस स्तर के प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। इन सब बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सातवां, लाभ की संभावना। साहसी को अपने उत्पाद की वार्षिक बिक्री और उस पर होने वाले लाभ का अनुमान पहले से ही लगा लेने के बाद ही उसे उत्पाद का चुनाव करना चाहिए। उत्पाद बाजार को प्रभावी बनाकर साहसी अपना धरातल मजबूत करता है। लाभ तो उसे आने वाले दिन में मिलना ही है। तो ये
कुछ बातें थीं जो उसे ध्यान में रखना होता है। अगला टॉपिक है साहसिक अवसर बोध का अर्थ एवं चरण। अवसर का अर्थ वर्तमान परिस्थिति के संयोगों से लाभ उठाना है। अवसर का यह संयोग हमेशा और प्रत्येक के जीवन में आता रहता है। इसे सही तरीके से पहचान कर इससे लाभ उठा लेना ही साहसिक अवसर बोध कहलाता है। इसे ढूंढने में जो विभिन्न चरण हैं, उनमें पहला है अवसर को ढूंढना। इसके लिए वातावरण में व्याप्त जो समस्याएं और आवश्यकताएं हैं, उनका विश्लेषण की आवश्यकता होती है। दूसरा, विचारों का मूल्यांकन। विश्लेषण करने के बाद जो सबसे अच्छी समस्या रहती है, उसके मूल्यांकन पर निष्कर्ष निकाला जाता है। तीसरा है उत्पाद और सेवाओं की पहचान। गहन विचार के बाद यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि कौन सी परियोजना उचित है तथा उसे चयन कर लिया जाता है। चौथा है परियोजना आरंभ करना, शुरू करना, सफलतापूर्वक चलाना, यह साहसिक का प्रमुख कार्य है। अगला टॉपिक है नए उपक्रम की शुरुआत। व्यावसायिक अवसर की पहचान उद्यमशील क्रियाओं के लिए एक ढांचा प्रदान करती है जिसके अंतर्गत कोई उद्यमी कार्य करता है। प्रायः एक ढांचा विभिन्न अवस्थाओं के द्वारा शासित होता है, जिसे हम मोटे तौर पर 4 अवस्थाओं में विभक्त करते हैं। पहला है प्रारंभिक पूर्व अवस्था। यह विक्रय सृजन की अवस्था है जिसमें मुख्य ध्यान उत्पाद, सेवा तथा बाजार नियोजन पर होता है। नए उपक्रम की दशा में इस दिशा में निम्न 4 क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जिसमें पहली है व्यावसायिक अवधारणा की पहचान, जो सोच की सृजनात्मक प्रक्रिया है। इसमें माल तथा सेवाओं के विद्यमान पैटर्न को स्टडी करते हैं। दूसरा है प्रारंभिक पूर्व क्रियान्वयन। इस अवस्था में सुव्यवस्थित एवं समयबद्ध क्रियाएं सम्मिलित होती हैं, जैसे बाजार पक्षों के साथ संबंध बनाना, वांछित लाइसेंस लेना, अनुमति तथा अन्य सुविधाएं की व्यवस्था इसमें आती है। तीसरा है वित्तीय नियोजन। वित्तीय नियोजन कोष या वित्तीय संसाधन के प्रबंध से संबंधित है। इसकी आवश्यकता के बाद बीज पूंजी की आवश्यकता होती है, जो कि उत्पाद विकास, बाजार अनुसंधान तथा प्रारंभिक परिचालन व्ययों को पूरा करने के लिए रोकड़ के रूप में चाहिए होती है। चौथा है उत्पाद बाजार अध्ययन। प्राय उद्यमी प्रोडक्ट का मार्केट में स्टडी करता है। इस संबंध में वे पेटेंट की व्यवस्था करना या उत्पाद के लिए वांछित मदों की प्ररचना का शोध एवं विकास के द्वारा वास्तविक प्रबंध की कोशिश करता है। उद्यमी पेशेवर व्यक्तियों की सहायता के द्वारा इन क्रियाओं को बेहतर रूप से पूरा करने की कोशिश करता है। दूसरा, प्रारंभिक अवस्था। यह अवस्था व्यवसाय की प्रारंभिक अवधि से संबंधित है, जिसमें उद्यमी क्रियान्वयन तथा
शुरुआती स्थितिकरण पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित रखता है। स्थितिकरण एक सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है, जिसके लिए उद्यमी को शुरुआत पूर्व अवस्था से लेकर बाद तक नियोजित प्रयास करने की आवश्यकता पड़ती है। इसमें व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करना भी आता है। इसके लिए अनुमानित विक्रय एवं अनुमानित लाभ के बीच संबंध स्थापित करने की आवश्यकता होती है, जिसके लिए सम विच्छेद विश्लेषण, चल लागत, रोकड़ प्रवाह आदि का सहारा लिया जाता है। तीसरा है प्रारंभिक वृद्धि अवस्था। नए उपक्रम की शुरुआत की यह तीसरी अवस्था है, जिसमें निम्न 3 लक्षण सम्मिलित हैं: बहुत धीमा, सामान्य तथा बहुत तीव्र। बहुत धीमा रिपोजिशनिंग के लिए विचार करने पर मजबूर करता है। बहुत तीव्र सकारात्मक प्रतिक्रिया की ओर संकेत करता है तथा सामान्य स्थिति विक्रय में कृत्रिम वृद्धि को दर्शाती है, जो लागत में कमी आने से होती है तथा विक्रय में वृद्धि के कारण होती है। चौथा, बाद की वृद्धि अवस्था। इसे एक ऐसी अवस्था की संज्ञा दी जाती है जिसमें उद्यमी उपक्रम की धीमी वृद्धि दर महसूस करता है तथा उद्योग में प्रवेश करने हेतु अन्य प्रतिस्पर्धी आकर्षित होने लगते हैं। इस अवस्था में उद्यमशील केडर का स्थान पेशेवर प्रबंधक ले लेता है तथा उद्यमी जनता से अंशों के लिए निर्गमन द्वारा पूंजी प्राप्त करने की कोशिश करता है। निष्कर्ष के रूप में हम देखते हैं कि नए उद्यम का विकास वातावरण की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता हुआ आगे बढ़ता है। सभी नए उद्यमों को 4 अवस्थाओं से गुजरना आवश्यक नहीं है। कुछ उद्यम अपनी आंतरिक कमजोरियों के कारण दीर्घकाल तक बने रहने में समर्थ नहीं होते हैं, जबकि कुछ उद्यमी का विचार अपने उपक्रम के विकास एवं विस्तार का नहीं होता है। एक निश्चित सीमा तक वे उद्यम को आगे ले जाने का विचार रखते हैं, विशेषतः जब उद्यम परिचालन की सामान्य स्थिति में होता है। इसी प्रकार कुछ उद्यमी तीव्र विकास में रुचि रखते हैं तथा पेशेवर प्रबंधकों की सहायता लिए बिना स्वयं ही उद्यम का संचालन करना पसंद करते हैं। अगला लास्ट टॉपिक जो हम लोग इस अध्याय में पढ़ रहे हैं वह है व्यवहार्यता अध्ययन। मापदंडों के आधार पर साहसी अपने लिए उत्पाद या सेवा का चयन कर लेता है। वह अपनी कल्पना अर्थात सोच को साकार रूप देने की तैयारी में लग जाता है। उसके उत्पाद के लिए जो उपक्रम बनाई जाएगी वह कैसी होगी, कहाँ होगी, कब होगी, उपक्रम कैसे संचालित होगा, क्या लागत आएगी, विक्रय मूल्य कितना होगा, इसका असर अन्य प्रतियोगियों पर क्या होगा, कैसे पैकेजिंग होगी, विज्ञापन कैसा होगा, वितरण की व्यवस्था क्या रहेगी, खर्च के लिए व उत्पादन हेतु कहाँ से कितना संसाधन प्राप्त हो सकेगा, लाभ की क्या गुंजाइश होगी आदि सारी संभावनाओं को कागज पर लिखकर वह अध्ययन करता है। इस अध्ययन से उसको यह पता चलता है कि उत्पादन की कल्पना एवं विचार वास्तव में कितना व्यवहार्य है। इन्हीं बातों के अध्ययन को व्यवहार्यता अध्ययन कहा जाता है। इसे आगे हम पढ़ेंगे। फिजिबिलिटी स्टडी को 4 पार्ट में डिवाइड करके करते हैं: मार्केट फिजिबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी और फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। इन रिपोर्ट के आधार पर वह आगे की योजना तैयार करता है। व्यवहार्यता रिपोर्ट में सभी उपर्युक्त तथ्यों से संबंधित बातों को प्रश्नावली के रूप में लिखकर
उसका उत्तर स्वयं से पूछना चाहिए या फिर अन्य विशेषज्ञों से उसे विचार विमर्श करके सुनिश्चित करना चाहिए कि वास्तव में वह जो कुछ करने जा रहा है उसमें व्यवहारिक सच्चाई कितनी है। व्यवहार्यता रिपोर्ट के अध्ययन से आश्वस्त हो जाने के बाद अब जोखिम का खिलाड़ी उपक्रम स्थापित करने के लिए प्रक्रिया में जुट जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि उपक्रम चाहे छोटा हो या बड़ा, दोनों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह नियोजन एवं प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए आधार का कार्य करती है।